हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर अ सेल आर 2 वोल्ट and -5 into 10 raised to power -4 at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is this. The standard reaction enthalpy at 300 Kelvin in kilojoule mole inverse. So we are supposed to calculate standard reaction enthalpy, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा H, और R की वैल्यू आपको दे रखी है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और कुछ ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप समझो कि ये क्वेश्चन क्या है। एक तो थर्मो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक जो क्लास 11th का है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रो, दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखिए, आपको डेटा क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो हमको जो पूछा है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। क्या पूछा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको ये वाली रिएक्शंस पता होगी, मतलब ये वाला इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स इक्वेशन, राइट। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। ये एंट्रोपी हो जाएगा, ये टेम्परेचर है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी है, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस, अब माइनस ये हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस नॉट। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिए। अब हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पता होता है कि डेल जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वैल्यू हो जाती है, सबको याद होता है इतना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज डेल जी नॉट प्लस, नाउ सी टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है डेल्टा जी नॉट ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली आपको याद रखना। अभी देखो डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन, दैट्स वाई आपको इतनी चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। सो डेल एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट। अगर मैं एक एक्सप्रेशन और आपको यहाँ पे यूज़ करने को बोल रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन क्या है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। ये एक्सप्रेशन आपके पास होता ही है। तो अगर ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपको एंथैल्पी मिल जाएगा। तो डेल एच नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ये वैल्यू आप रखोगे, प्लस टेम्परेचर रखोगे, और यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा जी इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको डेल्टा टी मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डेल एच नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए, अब आपको टी तो कांस्टेंट है, तो टी बाहर आ गया, और जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो देखिए एन और एफ भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा डी ई नॉट, ठीक है। लेट्स से दिस इज ई नॉट सेल ओवर डी टी, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही, आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल एच नॉट इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,
000 आपको रखनी है और ई सेल का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, प्लस टेम्परेचर की वैल्यू आपको 300 दे रखी है। यहाँ पे फिर से 2 × 96500 है, ठीक है। एंड सी दिस वैल्यू इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू रखोगे आप, कितनी रखोगे 5 × 10⁻⁻4 ये वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। यू कैन एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शन, नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको 412 लगभग आंसर मिल जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या था कि आप एक तो एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए कि डेल्टा जी का जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला होता है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन से आपको एक तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, और आप इस ये वाले के सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो कि डेल्टा H0 इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NF E0 सेल, ठीक है, माइनस इट इज़ प्लस बेसिकली, और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर होगा और फिर NF होगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DE/dt, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और ये वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, सो जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है दैट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और हम ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी आर करेक्ट, ठीक है। तो आपको करेक्ट बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन, बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद होगा, डी-बाई-हकल इक्वेशन, ठीक है। तो वो इक्वेशन आपको याद क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन आपको पता ही है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू माइनस ये ए कांस्टेंट है और सी का अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन आता है। अगर आपको याद है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, और स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको सभी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और दूसरी बात ये है कि इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो बस अब आपको कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए KCl लिख रहा हूँ और यहाँ पे NaCl लिख रहा हूँ। तो बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखो Cl आयन तो कॉमन है, तो उसको भूल जाइए, आप K+ और Na+। नाउ सी ये एक्वस होगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए K+ एक्वस और Na+ एक्वस, K+ एक्वस और Na+ एक्वस में साइज़ किसका बड़ा है, मैं पहले साइज़ का ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। तो साइज़ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो आपको पता ही है कि हाइड्रेशन जो छोटे आयन का होता है उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये छोटा एटम है, तो इसकी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी विल बी हायर, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। अगर आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टिविटी आएगी दैट वुड बी हायर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंडक्टिविटी आने वाली है वो ज़्यादा आएगी या हायर आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अब देखो ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो, इंटरसेक्ट करने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि Cl का कंडक्टिविटी सेम है और मेरे को पता है कि K+ का कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत से एंड तक भी K+ का कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। फोर्थ इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि KCl को ये कंडक्टिविटी में कम दिखा रहा है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे।
द इनकरेक्ट, यहाँ पे देखिए आपको नॉट करेक्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो आप वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जो करेक्ट है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 होता है तो हमको ये पता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। सबसे बेसिक लॉजिक से चलिए आप, तो जनरली हमको ऐसा लगता है कि भाई इसमें k ग्रेटर देन 1 आ जाना चाहिए, तो ये चीज़ करेक्ट होगी। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्योंकि हमको इनकरेक्ट चेक करना है तो हम इसको तो हटा ही देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो k लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये भी हम हटा देंगे। तो 3 और 4 तो आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में ऑप्शन है 1 और 2, तो 1 और 2 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो k का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 दिया है, तो हो सकता है कि रिएक्शन अभी स्टार्टिंग मोड में हो, तो k का वैल्यू पॉसिबल तो है, लेकिन डेल जी नॉट वैल्यू 0 तो नहीं होता, ठीक है। डेल्टा जी 0 हो सकता है, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर आ गया दिस, ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है और अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये रिडक्शन वाला है, सारे प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ SRP वैल्यू। क्या है ये? SRP वैल्यूज़ हैं। तो SRP वैल्यू दी है और आपको पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइए, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना बहुत आसान काम हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपको पता है कि जब आपको डेटा दिया होता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, हायर SRP क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर विल बी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? 1.81। तो CO जो है +3 उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो आप ऑप्शन हटाना सीखो, है ना। टाइम आपके पास में उतना ज़्यादा होता नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको पता है कि Pb+4 है वो आना चाहिए, तो Pb+4 वाला ऑप्शन कहाँ है? 4 पे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप ऐसे नंबर, ये लाइन खींच सकते हो और आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए इसको। यहाँ पे F2 होगा ऑब्वियसली, और समवेयर ओवर हियर वी हैव हाइड्रोजन, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू आती है किसकी? SRP की, और इस वाले एरिया में क्या आती है? नेगेटिव वैल्यू आती है SRP की। और मैंने कहा था कि जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपके इंक्रीज़ हो गए इधर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, इस वाले रीजन में देखते हो, तो जो F2 होता है, जब आप यहाँ से हाइड्रोजन से इस तरफ आते हो तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो। यहाँ पे देखो F जो है इसका सबसे ज़्यादा SRP वैल्यू होता है पॉजिटिव के अंदर। SRP पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी पूछ सकता है आपको। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताइए। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना आपको। ये जो ऑर्डर आपका दिख रहा है इसको रिवर्स कर दीजिए। उस केस में आपको Bi+3 को सबसे हाईएस्ट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद में Ce+4 एंड सो ऑन सो फॉर, राइट। तो ये बहुत ईजी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि रेशियो बता दीजिए SN+2 और Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन का व्हेन सेल अटेन इक्विलिब्रियम।
तो सेल कहाँ पर है, अभी इक्विलिब्रियम को रीच कर गया है और आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है सब, ठीक है। तो बस आपको बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन यूज़ करनी है इसमें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, ठीक है, एल एन और क्यू सी, ठीक है, क्यू सी। ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। और इसका सेल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, तो ये वाला पार्ट क्या है, एनोड वाला पार्ट है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये वाला पार्ट कैथोड है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अगर आप ये लॉजिक को यूज़ करोगे तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। सो नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, SN, ये सॉलिड है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN+2, SN+2 में, और ये हो गया तुम्हारा एक्वस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दिए और यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो ये हमारा एनोड वाला पार्ट हमने लिख दिया। अब हम कैथोड वाले पार्ट को लिख देते हैं ऐसे ही। तो कैथोड में आप क्या लिखोगे, देखिए Pb+2 है आपके पास, ये एक्वस है, और उसके बाद में आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करवाओगे और ये बना दोगे आप Pb सॉलिड। तो आप नेट सेल रिएक्शन देखिए क्या बन रही है, आपको दिखाई देगा SN सॉलिड प्लस Pb एक्वस +2, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा SN+2 एक्वस और Pb सॉलिड। तो ये आपको, अब देखो कई बार आपको रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपको आना चाहिए, है ना। अब देखिए ये चीज़ आप जैसे ही लिखोगे तो अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 0 होती है एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू सी। अब क्यू सी के बदले में क्या हो जाएगा, दिस हैज़ टू बी रिप्लेस बाय के सी, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रीच हो चुका है। और देखिए यहाँ पे सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को हटा देंगे, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, आर टी फिर एल एन और के सी के बदले में आप क्या लिख सकते हो, SN+2 ओवर Pb+2, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन। और ये इस तरह से, तो हमको ये रेशो फाइंड करना है, ठीक है, ये रेशो फाइंड करना है और एवरीथिंग एल्स इज गिवन, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली वैल्यू एनोड है और ये वाली वैल्यू क्या है, कैथोड है। तो आप E0 सेल निकाल लीजिए। E0 सेल कैसा आएगा, कैथोड, क्योंकि ये SRP है, SRP में आप लिख सकते हो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए, कितना वैल्यू है, कैथोड के अंदर है माइनस का 0.13, ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0.14, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0.01 आ रहा है, राइट, 0.01 वोल्ट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा जी है तो आप क्या लिखोगे, -NF और 0.01 ये वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, और f की वैल्यू रख दोगे, तो बेसिकली आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। और बेसिकली आपको ये वैल्यू कम्प्लीटली कितना दिया है, 0.06, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे इसको, सिंपल, अब चीज़ें सिंपल कैलकुलेशन ही बचा है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। अगला देखिए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इज इक्वल टू 5। तो ये है हमारे पास में एक रिएक्शन। अगर हम लोग इसका नर्स इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, नर्स इक्वेशन, तो क्या आ जाता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, देख लीजिए, है ना, ये सारी वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.059, ठीक है, ओवर n और log। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, H+ है, तो H+ कंसंट्रेशन इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और नीचे देखो गैस ऑक्सीजन है, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप ले सकते हो,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये वैल्यू 1 होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वाटर है तो वाटर क्या कॉन्सेंट्रेशन आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर उसकी पावर 2। अब देखिए क्योंकि ये सब यूनिटी हो जाएगा तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ ई सेल, ये आपको फाइंड करना है, और क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी स्टैंडर्ड वैल्यू, और यहाँ पे 0.059 ओवर, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लॉग लिख सकते हो, और आपको दे रखा है pH का वैल्यू 5, तो यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10⁻⁻5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 10⁻⁻5, और उसकी पावर कितनी लिख रहा हूँ 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी दिस इज़ 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी हम यूनिटी ले लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.059 ओवर 4, ठीक है। अब देखिए 4, और जब आप लॉग वाली पावर को आगे ले आओगे तो ये ऐसे हो जाएगा log 10⁻⁻5, ये चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपको -0.059, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको माइनस का 5 ला के देगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन दिया था, इसलिए मैंने 1 वैल्यू पुट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 ऑफ कॉपर प्लस 2 to copper plus to copper are 0.34 and 0.522 respectively. Now calculate E0 for this. Okay, so let me write the expression for same. Copper plus 2, ठीक है, it will accept 2 electron and it is getting converted into copper solid, और इसका जो E0 वैल्यू है that is given, कितना दिया है 0.34, ठीक है, ये वैल्यू है। और उसके बाद में आपको कॉपर प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और फाइनली इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड, और इसका जो E0 दिया है आपको वो वैल्यू दिया है 0.522 वोल्ट। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको एक इक्वेशन दूसरी बनानी है, कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कॉपर प्लस, ठीक है, और आपको इसका जो है E0 फाइंड करना है। इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली E0 सेल को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज आपको रीज़न मैंने बता रखा है। E0 जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर नॉन एडिटिव, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करके ऐड करोगे। तो पहले तो आप ये सोचिए, फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट कि ये वाला रिएक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो ये कॉपर प्लस 2 है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में मुझे कॉपर प्लस 2 चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट में कॉपर प्लस 2 है और कॉपर प्लस मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो लेट से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज़ ओवर हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स इक्वेशन नंबर 2। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो इक्वेशन 2 को जब मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा कॉपर सॉलिड, ठीक है, और मुझे बना देगा ये कॉपर प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और इस टाइम पे जो E0 की वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी -0.522, ठीक है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर लो आप 1 और आपकी 3 है, इस इक्वेशन को ऐड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल गिव यू दिस इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप इसको डेल्टा जी की
टर्म में लिखिए, तो इसका जो डेल्टा जी मान लो 1 लिखता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है -2f, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए और उसके बाद में E0, तो 0.34 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब आप इसका डेल्टा जी लिखोगे तो डेल्टा जी, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 3 है तो, और नॉट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली वैल्यू है। तो बस यहाँ पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1, तो -1f, और यहाँ पे देखिए -0.522, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको इस वाले का भी डेल्टा जी लिखना पड़ेगा, डेल्टा जी, ठीक है, नॉट, इसकी वैल्यू को आप लिखोगे -1f, ये तो हो गया, और यहाँ पे आपको लिखना होगा A0, ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 और 3 को मैं ऐड करके बताता हूँ आपको। तो जब मेरे पास 1 और 3 का एडिशन है तो मेरा 1 वाला वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ f और 0.34, ये वैल्यू है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो चुकी है, और मैं इसको लिख सकता हूँ f मल्टीप्लाई बाय 0.522, ये वैल्यू हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -f, ठीक है, और E0, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी फाइनली। तो आप इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हो, नेगेटिव साइन को, ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवे, आप कैंसिल नहीं भी करना चाहते तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि f से f कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि 0.522, ठीक है, माइनस, अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ रहा है, ये 68, तो 0.68, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको किसके बराबर आ रही है, A0 के इक्वल, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे माइनस है, तो इस वैल्यू को आप देखिए 0.680 और 0.522, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 हो गया, तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो देखो कई बार कैलकुलेशन हमको नहीं करनी होती है, यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते थे, ये गलत हो जाएगा 2 ऑप्शन। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो एक फार्मूले की तरह कि E1N1 प्लस E2N2, ठीक है, ओवर N3, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E3 के, ठीक है। बस लेकिन आपको रिएक्शन को इस तरह से अरेंज करना होगा कि, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे F आएगा और F आएगा, फैराडे कांस्टेंट, दैट विल बी कैंसल्ड। तो आप इस तरह का फार्मूला भी बना सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू कि आप कितना क्विकली इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से सॉल्व करनी थी। नाउ ये कलराउस लॉ के बेस पे क्वेश्चन है, तो आपको बोला है कि बताइए इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। तो देखिए NaBr, ठीक है, माइनस NaI, ठीक है, तो ये KBr और NaBr की इक्वल आ जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको आयंस देखने की, इसमें से देखो इसमें Na कॉमन है और इसमें Na कॉमन है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई आप देखिए, मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ और थोड़ा दिमाग लगाना आप सीख लो। जैसे मैंने लिखा NaBr, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ये आ जाएगा, प्लस ऐसे ही लिमिटिंग किसके लिए आ जाएगी, Br, नेगेटिव के लिए। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I नेगेटिव। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या मिल रहा है, Br नेगेटिव और
आई नेगेटिव। तो बेसिकली लिमिटिंग, यहाँ पे देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस, ये वैल्यू आपको दिख रही है। और अगर मैं KBr और NaBr में देखूंगा तो मुझे देखो K अलग है और ये अलग है, तो और यहाँ पे Br कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बिल्कुल गलत है, ये एक्सप्रेशन गलत है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे सेकंड को भी चेक कर लेता हूँ, Na और Na कैंसिल हो जाएगा, ये आयन कैंसिल हो जाएगा, तो Br माइनस Cl बचेगा। और यहाँ से देखिए आप K और K कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, Br माइनस Cl बचेगा, सो दैट वुड बी करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए Cl और Cl कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, K प्लस माइनस Na प्लस। ठीक है, और यहाँ से Br और Br कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है, तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। और वाटर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए HCl NaOH और NaCl, तो आप समझ रहे हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये वाटर के इक्वल बचेगा, तो ये भी सही है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आने की। अगला क्वेश्चन है, देखिए 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, उसका मोलर मास आपको इतना दे रखा है, डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले आप ये वाले पार्ट को देख लीजिए। उसके बाद में देखा है कि द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट 273 एंड 1 बार प्रेशर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, STP की बात कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम वाटर बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी निकाल लीजिए आप। तो देखिए आप फर्स्ट लॉ फैराडे का लगा लीजिए, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक है, Z इंटू क्यू, Z को आप लिख सकते हो E इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट इंटू क्यू। एंड ये वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 108। ठीक है, और आप जानते हैं कि Ag कैसे इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे आएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag सॉलिड। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो E है, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, मोलर मास अपॉन N इंटू F, क्योंकि जो N फैक्टर है दैट विल सी, लेट मी रिमाइंड यू, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय N फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो N फैक्टर है वो 1 है, तो आप मोलर मास लिख सकते हो यहाँ पे और Q लिख सकते हो, और ये 108 है। ठीक है, दिस इज 108। तो अब आप देखो मोलर मास इसका 108 आपको ऑलरेडी पता है, तो चार्ज आप निकाल लोगे, तो 108 इज इक्वल टू 108 अपॉन एफ क्यू। तो 108 से 10 कट गया, क्यू का वैल्यू आ गया 1F। ये है आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर अगर आपको आइडिया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जैसे मान लो कि Ag प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये Ag सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो Ag सॉलिड बन रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 1F चार्ज से ये 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रिलीज़ होगा, तो वाटर, यहाँ पे देखिए वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एनोड पे आती है, एनोड पे आती है O2। ठीक है, अगर इतना याद है तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 4H प्लस, और यहाँ पे O2 निकल जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब देखो उसी लॉजिक से, ये वाला जो ऊपर वाला लॉजिक मैंने यूज़ किया, इसी लॉजिक से मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास 4F चार्ज होगा तो क्या मेरे पास ये 1 मोल मिल जाएगा, 1 मोल O2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में चार्ज है कितना, 1F है जो हमने निकाला था, तो F से ये कितना आ जाएगा, 1/4 मोल। ठीक है भाई, और 1/4 मोल का मतलब STP पे क्या होता है, STP पे हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब ये एक्सप्रेशन कैसे याद करोगे, है ना, हो सकता है ये एक्सप्रेशन आपको याद करने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप कैसे याद करोगे ये मैं बता देता हूँ आपको।
देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिए, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी किसकी होगी, ज़्यादा इसी की होगी, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जल्दी से आपको बना के दे देगा H+। तो आप यहाँ से लॉजिक से आप बोल सकते हो कि ये H+ बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फॉर द सेल रिएक्शन, ये आपके पास सेल रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, n का वैल्यू पहले तो देख लो, n जो f है दैट इज़ 2। चेक कर सकते हो आप इस वाले पार्ट से भी, क्योंकि जितना रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन चेंज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन में होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने एरो बनाई है वो क्या है, ऑक्सीडेशन वाली पार्ट है। ठीक है, क्योंकि I- जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है और ये किस में जा रहा है, 0 में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ पे देखिए ई सेल आपको दे रखा है, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आपको फाइंड करनी है, डेटा आपको दे रखा है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे, और क्योंकि यहाँ पे E0 सेल आपको दे ही रखा है तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए -2 × 96500 मल्टीप्लाई बाई E0 सेल दैट इज़ 0.24। ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब आप क्या करोगे कि आंसर कैसे निकलेगा, तो आप चाहें तो यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट चेक करोगे तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 और 5 का यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू बेसिकली नेगेटिव में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। डेल्टा G0 ये नेगेटिव में आ रही, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू है नहीं। ठीक है, और अब देखो इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट बन सकता है क्या, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट सिंप्लीफाई दिस पार्ट। 10 12 और 1 13 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे 2 0 थे तो 2 0 आप ऐसे रख सकते हो, तो 2 डेसिमल है तो इसको हटा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 24 है। ठीक है, तो 4 और 3 का यूनिट डिजिट 2 आता है, तो 2 आएगा तो आप इसको मार्क कर सकते हो, ये सही आंसर है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आप ना करो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिडर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक। देन स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में कौन जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया Br। ठीक है, मान लो कि ये +1 पे है, तो अब +1 से अगर मान लो कि ये +2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ ये +1 से Br2 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 की तरफ भी जा रहा है, तो ये स्पीसीज क्या हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है ना। तो ऑक्सीडेशन भी उसी का हो रहा है और रिडक्शन भी उसी का हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में ये बंदा दिया हुआ है तो इसको तो आप गलत कर दो। दिया है क्या, हाँ बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये Br में यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ये आ जाएगा +7, और दिस इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है किसकी, Br की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br। तो भाई आप Br +7 से आप Br +8 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करेगा, तो ये हमेशा इस तरफ जाएगा। देखो तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा लेकिन रिडक्शन हो रहा,
तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो होने का कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बिल्कुल कतई है नहीं, ठीक है। और BrO3 माइनस, अगर हम लोग BrO3 माइनस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, देखो 6 - 1 प्लस का 5 आ रहा है। तो हमको पता है ये +5 से +6 में जा सकता है ना, +7 में जा सकता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, और अगर ये इस तरफ मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, +3 आ गया, +1 आ गया, ठीक है, इवन -1 आ गया, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो भाई ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब 3 ऑप्शन है, तो चलिए चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों में से आपको ये देखना होगा कि E0 सेल ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, वहाँ पे डेल्टा G क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बस ये चीज़ आप चेक कर लोगे तो वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो इसको देखूँगा तो मेरे पास देखिए ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन वाला है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिडक्शन वाला है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन को देखूं तो ये ऑक्सीडेशन वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू अब मुझे SRP में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.82 आ जाएगा, और ये एनोड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया कैथोड, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, सॉरी दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, आई मेड ए मिस्टेक, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो 1.82 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1.5 में से 1.8 घटा दो, तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसको हटा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम अगले को चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि इसका क्या स्थिति बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1.5 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1.59। तो आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, एनोड है, तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, 1.595, और जो एनोड की वैल्यू कितनी है, 1.500। तो यहाँ से आपको 95 ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि HBrO हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में BRT को भी चेक कर लेते हैं। BR2 में क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किस तरह काम करेगी, एनोड की तरह काम करेगी, और ये वैल्यू किस तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये दिस वैल्यू सी हमने, हमारे पास में ये वाला ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, तो Br2 इस तरफ जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये वैल्यू एनोड के करस्पॉन्डिंग है, और ये कैथोड के करस्पॉन्डिंग है, तो वैल्यू माइनस कर लेते हैं अपन। कैथोड के करस्पॉन्डिंग कितना है, 1.0652, ठीक है, और एनोड के करस्पॉन्डिंग कितना है, 1.595, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 0, और ये देखिए 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया तो अच्छा सी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो एक ही केस में वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, इस केस में, तो यही आंसर हो जाएगा जो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब इसमें थोड़ा लॉजिक भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, E0 सेल 0.5, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन, ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हो कि E0 सेल इज इक्वल टू RT/NF और 2.303 log Kc, ये वैल्यू log बेस 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई कर लिया है। E0 सेल कितना है, 0.59। अब यहाँ पे 2.303 इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 0.059, ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और log बेस 10 और Kc
ये चीज़। अब आप इसको देखिए क्या चीज़ हो रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.59 अपॉन 0.059, तो आपको ये वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और ये वैल्यू आपको log बेस 10 kc दिखाई देगा। तो आप kc की वैल्यू लिख सकते हो 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। नाउ सी ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि ZnSO4 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है और ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, और द EMF ऑफ डेनियल सेल इज E1। इस केस में E1 वैल्यू है। ठीक है, तो मैं E1 की एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। E1 इज इक्वल टू E0, दैट वुड बी फिक्स माइनस 0.059। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये स्टैंडर्ड सेल है। और log प्रोडक्ट में कौन होगा, एनोड वाला पार्ट। मैं अब सारी एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है। और रिएक्टेंट में कौन है, 1, तो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10⁻⁻²। और इसको अगर देखोगे तो आपको E0 प्लस, ठीक है, 0.059 दिखाई देगा। और अब हम E2 की बात करेंगे। देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 चेंज टू 1 एंड कॉपर सल्फेट चेंज टू दिस, तो E2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो E0 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 0.059 अपॉन 2 log, अब जिंक की वैल्यू हो गई है 1 और कॉपर की वैल्यू हो गई 10⁻²। तो यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। और E0 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और 0.059। तो अब आपको क्लियरली दिख गया होगा कि E1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है किससे, E2 से। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द सेल PtH2 1 बार HCl फिर Ag, द सेल पोटेंशियल इज 92 व्हेन 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन इज यूज्ड। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl इज। अब देखो, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि ये चीज़ क्या है। AgCl, अब देखो Cl यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1। ठीक है, तो बेसिकली हमको Ag प्लस से Ag0 पे आया, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, SRP वैल्यू। तो हम नर्स इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। नर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट हैज़ टू बी एनोड। ठीक है, और ये वाला पार्ट, क्योंकि HCl इसमें कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या होगा, एनोड, सॉरी दिस इज कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो बस ये चीज़ याद रखिए आप। तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का होगा तो कैसे होगा, 2 टाइम्स ऑफ H+ बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और जब रिडक्शन की बारी आएगी तो रिडक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, AgCl सॉलिड। ठीक है, और ये वैल्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा, Ag सॉलिड और Cl नेगेटिव। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 2 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ AgCl, यानी कि ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो 1 H+ हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये Cl माइनस 1 ही रहेगा। तो अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे देखिए सेल का वैल्यू, नर्स इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, तो 0.92
इज इक्वल टू एनोड पे कौन है हाइड्रोजन, तो 0 माइनस कैथोड पे कौन है जो हमको निकालना है, तो उसको x बोल दिया, तो ये हो गया तुम्हारा ई नॉट वैल्यू, ठीक है, माइनस 0.059, उसके बदले में आपको 0.06 रखना है, ठीक है, और फिर आपको लिखना है लॉग, अब प्रोडक्ट में क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कितनी 10⁻⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 रख दिया हाइड्रोजन के बदले में, और क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस भी है तो इसका वैल्यू भी हम रखेंगे 10⁻⁻6, क्यों, क्योंकि HCl कितना है 10⁻⁻6, दिस वैल्यू इज 10⁻⁻6, तो यहाँ से H प्लस भी क्या होगा 10⁻⁻6 और Cl माइनस भी क्या होगा 10⁻⁻6, ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू आ गई 0.92, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, देखो ये माइनस और ये माइनस जो आ रहा है इधर वाला माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो देखिए माइनस एक्स और ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 72.72 हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे 0.92 है, तो x को इधर लाएंगे तो देखो ये 0.92 इधर जाएगा, तो 0.72 माइनस 0.92 तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो अब देखो ज़रा 92.72 20 है ना नेगेटिव में, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, तो इस तरह से वैल्यू आ गया 0.20, ठीक है, और दैट्स इनकरेक्ट, x माइनस 0 होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, ये एनोड है तो मैंने कैथोड माइनस एनोड लिखना चाहिए था ई नॉट सेल के मामले में, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड लिखोगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस 0, क्योंकि मैं इसको x मान रहा था इस वाले को, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।